कोरोना को लेकर हरियाणा सरकार की क्या तैयारियां हैं, इस वक्त क्या क्या इंतजाम कहाँ किए जा रहे हैं और हरियाणा की इस वक्त सही स्थिति क्या है, इन सब बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के हरियाणा के, राजीव अरोड़ा जी, उनसे बातचीत करेंगे। अरोड़ा जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या हरियाणा जो है कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ तो नहीं जा रहा, जिस प्रकार से गुड़गांव है, एनसीआर का एरिया, वहाँ लोग ज़्यादातर केस निकलने से भयभीत है। देखिए ऐसे है कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस टाइम पे भी जो हमारे टोटल पॉजिटिव केस हैं और जो एक्टिव केसेस हमारे चल रहे हैं वो हैं 3492 टोटल एक्टिव केसेस हैं, जिसमें से गुड़गांव में हमारे 1800 केसेस हैं, फरीदाबाद में 561 केसेस हैं एंड सोनीपत में 289 हैं और झज्जर में 13 केसेस हैं एक्टिव केसेस जो हैं। इन चारों डिस्ट्रिक्ट्स की अगर हम पॉपुलेशन मिलाएं तो ये टोटल मिला के ऑलमोस्ट 20-25 लैक्स गुड़गांव की है, फरीदाबाद की 30 के आसपास पड़ जाती है, सोनीपत की और सब मिला के तो ऑलमोस्ट 80 लैक्स में से टोटल हमारे जो केसेस हैं ये ऑलमोस्ट 2600 के आसपास पड़ते हैं। तो मैं नहीं मानता कि इस पर्टिकुलर फिगर्स को लेके हम ये कहेंगे कि ये कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ बढ़ रहा है। और ये सारे केसेस भी जो हमारे आए हैं ये पिछले 18 तारीख से, जब से हमारा लॉकडाउन खुला है और बहुत ज़्यादा जो मूवमेंट शुरू हुई है दिल्ली और आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में, उसके बाद ही आने शुरू हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो दिल्ली में काम करते हैं और हरियाणा में रहते हैं, तो सडनली जब बहुत दिन लॉकडाउन के बाद वापस आए हैं तो इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स आ रहे हैं। सो मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि ये इस तरह से ये कोई कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ बढ़ रहा है। अभी भी जो केसेस हमारे पास आ रहे हैं बाकायदा हम उसको ट्रेस कर पा रहे हैं कि वो क्या उनका रीज़न है, कहाँ से वो आए हैं। ज़्यादातर ट्रैवल हिस्ट्री रिलेटेड है उनके, इंटरनल ट्रैवल हिस्ट्री रिलेटेड। और बाद में जो दूसरी भी जो हमारे अब फ़्लाइट्स ओपन हुई हैं, ट्रेन्स ओपन हुई हैं, तो ये थोड़ा एक्सपेक्टेड भी था कि ये सब होने के बाद एक बार स्पाइक जो है वो दोबारा से आना शुरू होगा। तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट भी जो है, हेल्थ डिपार्टमेंट भी है और सारी हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसी प्रकार से अपने आप को प्रिपेयर किया हुआ है। जिस प्रकार से देखा जाए अब डे बाई डे केस काफ़ी इंक्रीज हो रहे हैं, इन सब चीज़ों के लिए जो आपका स्वास्थ्य विभाग है उन्होंने किस तरह से निपटने, किस तरह के व्यापक इंतजामों को कर रखा है? देखो यही है कि सबसे पहले तो डिटेक्शन ऑफ केसेस आता है। डिटेक्शन ऑफ केसेस में सैम्पलिंग आती है, सैम्पलिंग के लिए लैब्स का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। तो इस टाइम पे आई स्टिल रिमेंबर के 3 महीने पहले जब शुरू हुआ था, जब पहले केसेस आने शुरू हुए थे, तब सैंपल्स ऑलमोस्ट एक नेशनल लेवल लैब पुणे में जाया करते थे एंड ज़ीरो कैपेसिटी स्टेट गवर्नमेंट की होती थी। आज हमने 12 लैब्स तो पब्लिक सेक्टर में यहाँ पर हरियाणा में है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में हैं और कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1-2 इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें बनी हैं। इसके अलावा 5 लैब्स हैं जो गुड़गांव बेस्ड हैं, जो ICMR ने अप्रूव की हैं। तो टोटल मिला के करीब 7,500-8 हज़ार की जो टेस्टिंग कैपेसिटी डेली है वो हमारे पास यहाँ पर क्रिएटेड है। तो ये सबसे पहली तो एक टेस्टिंग कैपेसिटी की बात हुई। सेकेंडली ये आता है कि मान लीजिए अगर किसी की कोई पॉजिटिव आ जाता है तो अब जो हम प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, खासकर नंबर्स बढ़ने के बाद, कि अगर एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव आता है तो उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल में रश करने के बजाय उसको हम होम आइसोलेशन में रखते हैं। अगर उसके पास उस प्रकार की रहने की सुविधाएं अवेलेबल हैं और वो रहना भी चाहता है वहाँ पे और उसके पास केयर गिवर भी है, डिटेल्ड गाइडलाइंस हमने इसके बारे में दी हुई हैं। और अगर इस प्रकार की सुविधाएं अवेलेबल नहीं हैं तो बाकायदा सरकार की तरफ से एक फैसिलिटी आइसोलेशन का प्रावधान किया गया है, जहाँ पर हमने हर डिस्ट्रिक्ट में इस प्रकार के जो प्रेमिसेस हैं उनको आइडेंटिफाई करके रिक्विजिशन किया हुआ है, जहाँ पर उनको हम रोकते हैं। और थर्ड कैटेगरी ऐसे आती है कि जो अफोर्ड कर सकते हैं लोग, जो रहना भी आइसोलेशन में चाहते हैं और घर में भी नहीं रहना चाहते, तो उनके लिए हमने पेड आइसोलेशन फैसिलिटी भी क्रिएट की हुई है। तो ये सारी चीज़ें मिला के हर डिस्ट्रिक्ट में एडिक्वेट फैसिलिटी है एज ऑफ टुडे। और इन सब के साथ जो भी हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे जो RRT टीम्स हैं और डॉक्टर्स की टीम्स हैं वो इन टच रहती हैं, इधर टेलीफोन के द्वारा या उनको पर्सनल विजिट्स के द्वारा। और डेली सवेरे शाम देखते हैं कि अगर एसिम्प्टोमेटिक में कहीं सिम्टम्स डेवलप होते हैं और उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है तो उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। तो सेकंड कैटेगरी फिर ये आ जाती है कि हमारे पास किस प्रकार की हॉस्पिटलाइजेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो हॉस्पिटल एज ऑफ टुडे अभी तक, क्योंकि मैक्सिमम केसेस जो हैं वो NCR से आ रहे हैं, तो अभी तक जो हमारे पास अवेलेबल फैसिलिटीज़ हैं मोर और लेस, हम कोई इस प्रकार की हमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है।
लेकिन साथ ही साथ इसको हम कॉम्प्लेसेंट नहीं हो रहे, बिकॉज हम ये भी देख रहे हैं कि रेट ऑफ ग्रोथ क्या हो रहा है। तो जो रेट ऑफ ग्रोथ केसेस का हो रहा है और जो प्रोजेक्शंस वेरियस माध्यम से हमारे पास आ रही हैं, तो उसको देखते हुए हम वर्स्ट केस सिनेरियो की तरफ तैयारी कर रहे हैं अपनी, कि हमारे पास जो हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास जो इसकी आईसीयू फैसिलिटीज़ हैं, वेंटिलेटर फैसिलिटीज़ हैं, वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ जो हैं हमारे पास एडुकेट होनी चाहिए, ताकि अगर किसी को इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो किसी भी प्रकार से उसको हम उसको डिनाई ना करें। आप ये भी देखें कि जो भी हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको भी हमने हर डिस्ट्रिक्ट के साथ अटैच किया हुआ है। हमारा पीजीआईएमएस रोहतक का मेडिकल कॉलेज है, बीपीएस खानपुर कलां का मेडिकल कॉलेज है, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, एमएम कॉलेज मौलाना में है, आदेश मेडिकल कॉलेज कुरुक्षेत्र में है, इसराना का मेडिकल कॉलेज है, वर्ड कॉलेज है वहाँ झज्जर में, और अब तो कुछ हम सर्विसेज की यूटिलाइज कर रहे हैं। इवन जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का एक सेंटर झज्जर में, उसको एचजीटी मेडिकल कॉलेज गुरुग्राम में पड़ता है। तो इन सब को हम यूज़ कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा हर डिस्ट्रिक्ट में हम डेडिकेटेड जो कोविड हॉस्पिटल्स हैं वो बहुत पहले से हमने डेजिग्नेट किए हुए थे, लेकिन उस टाइम पे ये था कि क्योंकि इस प्रकार के नंबर्स नहीं थे तो हम उनको यूज़ नहीं कर रहे थे, लेकिन अब हम उनको इंक्रीजिंगली जो है उसको यूज़ कर रहे हैं। तो मैं आपको अगर थोड़ा सा इसका एक वो दूँ, तो हमारे पास इस टाइम करीब 33,000 बेड्स जो हैं वो क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ के अवेलेबल हैं, DCCC जिसको हम बोलते हैं। ऑलमोस्ट 9,000 आइसोलेशन बेड्स हैं जो डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर्स में हैं। ऑलमोस्ट 2086 हमारे पास आईसीयू बेड्स हैं, और स्टेट में ऑलमोस्ट 1100 के आसपास वेंटिलेटर्स हैं, और आगे जो हमने परचेजेस की हुई हैं उसमें करीब 300 साढ़े 300 और वेंटिलेटर्स हम जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उनमें परचेज कर रहे हैं। बहुत एडिक्वेट मात्रा में हमारे पास पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट और सर्जिकल मास्क हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये तो इस चीज़ की तैयारी है कि अगर कल को हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी तक जो 18 मई से पहले जब लॉकडाउन चल रहा था, तो उस टाइम पे तो ज़्यादा एम्फेसिस जो था वो डिजीज़ सर्वेलेंस पे, डिजीज़ मैनेजमेंट पे और उसके ऊपर ज़्यादा था। लेकिन आज उन सब चीज़ों के साथ साथ कि कंटेनमेंट जोन्स को हमने कैसे कंट्रोल करना है, बाकी जो हमारे सारे SOPs बने हुए हैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, हम ये भी उतना ही इसको ध्यान दे रहे हैं कि जो पेशेंट्स अगर हमारे पास कल को बढ़ते हैं तो ये इसको एक पूरा का पूरा एक मैनेजमेंट सिस्टम जो है किस प्रकार से इन प्लेस किया जाए, वो हमने किया। और ख़ासकर गुड़गांव और फरीदाबाद में हमारे बहुत यंग ऑफिसर्स बहुत अच्छा वहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब ये सिर्फ एक हेल्थ डिपार्टमेंट रिलेटेड इशू नहीं है, इसलिए गुड़गांव है, फरीदाबाद है, वहाँ पर जो पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है उनका जो इस टाइम पे प्राइमरी वर्क है वो सारा इसी प्रकार से है कि लोगों को एक कंफर्ट लेवल मिलना चाहिए कि अगर उसको कल को कहीं जाना है, कहीं कोई बेड अवेलेबिलिटी है, लोगों से कम्युनिकेशन करना है, तो इन सब चीज़ों की मैनेजमेंट के लिए, चाहे वो बेड मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, सैम्पलिंग मैनेजमेंट है, कम्युनिकेशन विद पीपल है, ये सारी चीज़ों के लिए जो हमारी जो गुड़गांव की, फरीदाबाद की, सोनीपत की ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है उस तरफ हम गेयर कर रहे हैं। लेकिन बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी ये सोच के कि आज नंबर्स कम हैं, तो ये नहीं है कि उनको हम किसी प्रकार से भी ये कह रहे हैं कि वहाँ उनको उस लेवल की फैसिलिटीज़ क्रिएट नहीं कर रहे। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट 80% केसेस डेली ये हमारे NCR डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो हमारा फोकस है वो उन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स की तरफ है। और हरियाणा गवर्नमेंट ने तो इसको और भी ज़्यादा सीरियसली लेते हुए जो हमारे बहुत सारे सीनियर कलीग्स हैं उनको सबको बाकायदा डिस्ट्रिक्ट्स में भेजा है कि जो भी हम फिगर्स दे रहे हैं उनकी एक्चुअल कंडीशन भी सब वेरीफाई करेंगे कि भी कहीं अगर जब भी वो यूज़ करने हो तो उनकी यूजेबिलिटी क्या है, अवेलेबिलिटी क्या है, और लोगों को किसी प्रकार की इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, और एक कॉन्फिडेंस जो है वो लोगों में बनना चाहिए। अरोड़ा साहब, जिस प्रकार से ग्रामीण व देहात के क्षेत्र में कोरोना फैल रहा है, कोरोना के पेशेंट निकल रहे हैं, वहाँ पर क्या प्रबंध है? देखो ऐसे है कि मैं अब भी ये कहूँगा कि जो सोशल डिस्टेंसिंग जो है, जितनी रूरल एरियाज़ में लोग रिलीजियसली उसको फॉलो कर रहे हैं, शायद हम अर्बन एरियाज़ नहीं कर रहे। इसीलिए अगर इस चीज़ को हम देखें कि ऑल ओवर द कंट्री भी ये बार बार ये कहा गया है कि ऑलमोस्ट 70-75% जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिव केसेस है वो ऑलमोस्ट 40 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन टाउन्स और अर्बन सेंटर्स में है। क्योंकि जनरली स्पीकिंग मैं अगर अपना स्टेट में भी देखूं तो अभी भी जो विलेजेस में जो लेवल ऑफ विजिल है या सर्विलेंस है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कम्युनिटी के मुताबिक वहाँ पर अगर कोई भी बाहर से कोई जाता है, कोई भी जाता है, इमीडिएटली उसको
पता लग जाता है कि ये व्यक्ति कहाँ से आया है, कैसे आया है। साथ ही साथ वो इमीडिएट जो लोकल हेल्थ वर्कर है वहाँ पर इन्फॉर्म भी करते हैं, और इन्फॉर्म करने के बाद उसकी स्क्रीनिंग करवा देते हैं। एंड जनरली मैंने देखा है कि जो एक डिसिप्लिन है सर्विलेंस का और स्क्रीनिंग का, वो बहुत स्ट्रिक्ट है हमारे रूरल एरियाज़ में। तो इसलिए इससे हमें एक बहुत जो एक कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि जिस प्रकार जो हर लेवल के जो लोग हैं, चाहे वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लोग हों, और सिमिलरली हरियाणा गवर्नमेंट ने एक बहुत यूनिट कमेटीज़ जो बनाई हुई हैं, उन सब के द्वारा ये सर्विलेंस का और स्क्रीनिंग का जो रोल है बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म किया जा रहा है। तो अभी तक जो हमारी कंसंट्रेशन केसेस की है वो जनरली ही अर्बन एरियाज़ में ही आ रही है, रूरल एरियाज़ में कंपैरेटिवली कम आ रही है, और अगर आ भी रही है तो उनको हम उन डिस्ट्रिक्ट्स में जो है मैनेज कर पा रहे हैं, और उनको अपने जो मेडिकल कॉलेजेस वगैरह हैं वहाँ पर ले जा पा रहे हैं। अरोड़ा साहब, एक समस्या और आ रही है लोगों को, जो जनरल लोग क्योंकि भयभीत हैं कोरोना को लेकर, वो अपना सेफ्टी के लिए टेस्ट भी करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए वो हॉस्पिटल्स में जाते हैं, कहते हैं हॉस्पिटल्स में टेस्ट हो नहीं पाते, तो उसके लिए क्या प्रबंध किए गए हैं? देखिए, ऐसे है कि अब जहाँ तक मैंने बताया कि अब हरियाणा में इस टाइम पे डेली जो टेस्ट हो रहे हैं, जो ऑलमोस्ट हमारा जो टेस्ट पर मिलियन है, ऑलमोस्ट 6500 तक पहुँचने वाला है, 6500 पर मिलियन टेस्ट पहुँचने वाला है। एंड डेली जो हमारी टेस्टिंग है ऑलमोस्ट 5-5.5 हज़ार की तो सिर्फ गवर्नमेंट लैब्स में हो रही है। इसके अलावा जो लोग डायरेक्टली अपनी प्राइवेट लैब्स में करवा रहे हैं, 1,500-2 हज़ार टेस्ट वो हो रहे हैं। सो ऑलमोस्ट 7-7.5 थाउजेंड टेस्ट जो है हरियाणा में डेली हो रहे हैं। सो इसलिए ये हो सकता है कि किसी न किसी जगह पे कोई लैक ऑफ कम्युनिकेशन या इन्फॉर्मेशन की वजह से किसी को ना पता हो, लेकिन अगर 7-7.5 हज़ार टेस्ट डेली हो रहे हैं तो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है। इनफैक्ट मैं अगर आपको ये भी बताऊं कि हम इवन अगर हम ट्राई सिटी में बैठे हैं तो हमारा जो पंचकुला है वो स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है कंपेयर टू द अदर प्लेसेस इन द ट्राई सिटी, बट स्टिल अगर अब नंबर ऑफ टेस्ट के हिसाब से देखें तो हमने कहीं ज़्यादा यहाँ पर किए हैं। तो हर डिस्ट्रिक्ट में बाकायदा हमने ये एक जो ICMR ने टेस्टिंग प्रोटोकॉल हमें दिया हुआ है, उस टेस्टिंग प्रोटोकॉल के मुताबिक हर डिस्ट्रिक्ट में बाकायदा हम डेली रिव्यू करते हैं। एंड जनरली हरियाणा के हर डिस्ट्रिक्ट में, चाहे वहाँ पर केसेस हैं या नहीं हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में उस प्रोटोकॉल के मुताबिक हम लोगों को टेस्ट कर रहे हैं। हमारी टीम्स जो हैं वो हाउस टू हाउस सर्च करके ILI सारी सिम्टम्स वाले या जो भी सिम्टम्स वाले केस हैं, वनरेबल सेक्शंस के लोग हैं, TB पेशेंट्स हैं या जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, इन सब वाले जो पेशेंट्स हैं उनको प्राथमिकता के ऊपर जो है उनकी टेस्टिंग करते हैं। और साथ ही साथ जो हमारे वर्कर्स, चाहे वो फ्रंट लाइन वर्कर्स हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं, पुलिस के हैं, लोकल बॉडीज़ के हैं, जो भी इस प्रकार से एक्सपोज्ड हैं, उनकी भी टेस्टिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम चलती रहती है। सर, हरियाणा में जो ICU हैं वो कितने हैं इस वक्त, वेंटिलेटर कितने हैं, और क्या इनको और भी बढ़ाए जाने का प्रावधान है? वो मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास करीब 2084 जो ICU बेड्स अवेलेबल हैं, और अराउंड 1100 वेंटिलेटर्स हैं, और आगे भी ऑलमोस्ट 300 मोर वेंटिलेटर्स की जो प्रावधान हमने किया हुआ है, धीरे धीरे करके आ रहे हैं। देखिए, वेंटिलेटर बाय इटसेल्फ एक मशीन तो एक चीज़ होती है, लेकिन वेंटिलेटर को ऑपरेशनलाइज करने के लिए एक पूरा का पूरा एक वेंटिलेटर यूनिट है जो हमारे पास होना चाहिए, जो ट्रेंड मैन पावर होनी चाहिए, सारे लोग होने चाहिए, तभी उसको हम इफेक्टिव बना सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो हैं इनकी तरफ पिछले 1.5-2 महीने से जो हमारा ध्यान है वो जा रहा है। इनफैक्ट हमने ये भी किया है कि एक कोई CSR में एक प्राइवेट हॉस्पिटल के द्वारा ये कहा गया है कि 3 महीने के लिए वो रिमोट से जो हमारे कुछ ICUs हैं उनको ट्रेनिंग करेंगे और उनको वो करेंगे। तो उनके साथ भी हमने टाई अप किया है। गुड़गांव में 3 हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं और 4 मेडिकल कॉलेज हैं जिनके साथ जिनकी ICUs हमने उन प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ भी लगाए हैं कि जहाँ का एक पूरा का पूरा ICU यूनिट है वो एक इकट्ठे मिल के उसको काम कर रहा है उसके ऊपर। सर, हरियाणा में डेथ रेशियो इस वक्त क्या है, और जो डेथ हो रही है ज़्यादातर किस एज ग्रुप की हो रही हैं, पुरुष हैं, महिलाएं हैं या बच्चे हैं? देखो, ऐसे है कि जहाँ तक डेथ्स की बात है, अब नंबर ऑफ़ डेथ्स जो है, जो आज सवेरे का हमारा आंकड़ा था वो 52 डेथ्स हैं यहाँ पर, और हमारा जो फर्टेलिटी रेट है वो 0.91% है। तो लेकिन ये ज़रूर है कि 18 के बाद जैसे जैसे हमारे केसेस बढ़े हैं, हमारा जो डेथ्स हैं वो भी बढ़ी हैं। और डेथ्स का जो हमने सारा डाटा देखा है तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ज़्यादातर जो डेथ्स हैं वो कोमॉर्बिडिटीज़ के साथ हो रही हैं, जिनको खासकर लोगों को कोई रीनल प्रॉब्लम्स हैं, वेरी हाई डायबिटिक केसेस हैं, या बहुत ज़्यादा जिनको कोई दूसरी अदर मेजर प्रॉब्लम्स हैं। तो जिस टाइम पे वो अपना ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, हो सकता है कहीं हॉस्पिटल इन्वायरमेंट से किसी और जगह से साथ ही साथ उनको ये कोरोना भी आ जाए। तो इनफैक्ट देयर आर मैनी केसेस जहाँ पर 3rd स्टेज 4th स्टेज लास्ट स्टेज कैंसर केसेस भी थे। तो लेकिन क्योंकि जब वो उनकी डेथ हुई
तो वो कोरोना टेस्ट भी उनका करवाया गया और वो पॉजिटिव पाए गए, तो उनको हम कोरोना वाले डेथ में इंक्लूड कर लेते हैं। लेकिन ये है कि जो रीज़न ऑफ डेथ है वो सिर्फ वही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आफ्टर ऑल किसी का लास्ट स्टेज कैंसर है, किसी की बहुत सीवियर रीनल प्रॉब्लम है और दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स हैं। तो आफ्टर ऑल जो डेथ्स हैं वो इवन रूटीन में भी वो होती हैं, लेकिन अब यहाँ पर जैसे ही उसका टेस्ट कोरोना पॉजिटिव होता है तो हम उसको कोरोना पॉजिटिव कर देते हैं। बाकी जहाँ तक एज प्रोफाइल की बात है, एज प्रोफाइल थोड़ा मिक्स्ड है यहाँ पर। इनफैक्ट अनलाइक इन द वेस्टर्न कंट्रीज जहाँ पर कह रहे थे कि जी मोस्टली जो एज प्रोफाइल है वो 75 के ऊपर है, यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे भी केसेस आए हैं जहाँ पर कि इवन यंगर एज ग्रुप्स के भी लोग जो हैं जिनकी डेथ हुई है, लेकिन उनके भी कहीं ना कहीं कोई हिस्ट्री थी कि कहीं कोई एक्यूट ट्यूबरकुलोसिस था, कहीं कुछ और तरह की प्रॉब्लम थी, तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम थी जिस वजह से उस तरह की डेथ्स हुई हैं। लेकिन ये मैं नहीं कहूँगा कि सारी की सारी डेथ्स जो हैं वो एक बहुत हायर एज ग्रुप वालों की हुई हैं, थोड़ी उनसे लेट 50s में इस तरह के भी लोगों की डेथ हुई है। मेरे पास उसका डाटा भी है सारा, मैं देखता हूँ कि तो डेथ्स जो हैं कहीं कहीं हमारे पास ऐसी भी डेथ्स हुई हैं कि जहाँ पर जो एज ग्रुप है वो कंपैरेटिवली कम था, तो लेकिन उनके कहीं ना कहीं कोई दूसरी प्रॉब्लम्स जो हैं वो चल रही थी। जैसे ये पानीपत में हमारे एक 28 इयर्स का था, एक और पानीपत में 24 इयर्स का था, उस किसी में एक में टीबी की प्रॉब्लम थी, एक में कोई ड्रग्स की प्रॉब्लम थी जिस वजह से उनकी डेथ हुई। तो जो यंगर एज ग्रुप की अगर कहीं कोई हुई है तो उसमें इस तरह की प्रॉब्लम ज़रूर पाई गई है। ये अगेन एक फरीदाबाद में एक 17 ईयर एज की लड़की थी, उसका भी एक्यूट ट्यूबरकुलोसिस का केस था। तो ज़्यादातर ये इसी तरह की हैं। और बाकी अगर मेल फीमेल रेशो देखें तो जनरली आई थिंक मेल्स की जो हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा हैं फीमेल्स के मुकाबले में, उनकी जो डेथ्स हैं वो ज़्यादा हैं। और मे बी आई थिंक 2:1 रेशो हम मोटा मोटा कह सकते हैं कि इसमें है। सर, कोरोना पॉजिटिव केसेस जिनकी डेथ हुई, उनका जो है देखा जाए तो ऑडिट करवाने की ज़रूरत पड़ी। वो ऑडिट क्यों करवाना पड़ा और उस ऑडिट में क्या निचोड़ निकला? देखिए, ये ऑडिट तो बेसिकली इसीलिए, अब जैसे आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं कि भी जो कोरोना पॉजिटिव की डेथ हुई है तो वो उसकी डेथ का रीज़न क्या सिर्फ कोरोना था या कोई और रीज़न भी था, तो डेथ ऑडिट कमेटी जो हमने बनाई है भारत सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये कमेटी बनाई हुई है। तो हर डेथ के बाद बाकायदा वो कमेटी इट गोज़ इनटू दी रीजंस ऑफ डेथ, तो वो डेथ के बाद फिर बाकायदा अपने रिपोर्ट देते हैं कि क्या क्या रीजंस हैं। तो वहीं से निकल के आया है कि जो मैं आपको ये सारा बता रहा हूँ कि हर डेथ के बाद उसमें क्या कोमॉर्बिडिटी थी या उसकी कोई और हिस्ट्री थी या नहीं थी, ये सारी डिटेल्स उस ऑडिट कमेटी के थ्रू ही निकल के आती हैं। सर, एक चीज़ और है, जिस प्रकार से महाराष्ट्र है और कई स्टेट हैं जहाँ पर जब कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ता देखा गया तो स्टेडियम, स्कूल, कॉलेज इनकी आवश्यकता पड़ी। तो खुदा ना खास्ता अगर हरियाणा में ऐसी स्थिति बनती है, आशंका जैसी जाहिर की जा रही है, तो इन परिस्थितियों में क्या हरियाणा सरकार के स्टेप रहेंगे? देखिए, ऐसे है कि हम एज फार एज हरियाणा गवर्नमेंट इज़ कंसर्न, वी आर कमिटेड टू क्रिएटिंग ऑल काइंड्स ऑफ फैसिलिटीज़। जहाँ पे भी जिस प्रकार की भी ज़रूरत पड़ेगी उसको वेल इन टाइम असेस करके उसको क्रिएट किया जाएगा। एज ऑफ टुडे मुझे नहीं लगता कि हमें उस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन हमारा जो प्रोजेक्शंस को देखते हुए अगर कल को हमें कहीं भी ज़रूरत पड़ती है तो जैसे भी ज़रूरत पड़ेगी हम अपनी फैसिलिटीज़ क्रिएट करेंगे। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनकी क्या स्थिति है हर जिले में? प्राइवेट हॉस्पिटल्स देखिए, जो मैक्सिमम बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो भी ज़्यादा एनसीआर में ही हैं, फरीदाबाद गुड़गांव में ज़्यादा बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी बाकायदा अब जो सारे जो पेशेंट्स हैं उनको भेजा जा रहा है। शुरू शुरू में रिलक्टेंस थी बहुत जगह, लेकिन अब तो ऑलमोस्ट 3 महीने के बाद आई थिंक मोस्टली प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी उन्होंने अपने प्रोटोकॉल्स डेवलप कर लिए हैं, सब कुछ डेवलप कर लिया है। तो उसके बाद अब जो रेजिस्टेंस है टू टेक कोरोना पेशेंट्स तो बहुत कम है। लेकिन इक्का दुक्का जहाँ पीछे मैं गुड़गांव गया भी था वहाँ पर कुछ हॉस्पिटल्स जो हैं वो मना कर रहे थे, तो ऑलमोस्ट 6-7 हॉस्पिटल्स को बाकायदा नोटिस भी दिए गए। तो हम कोई ज़्यादा इस टाइम पे प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे हैं, इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हॉस्पिटल मना करते हैं अगर उनको नोटिस दिया जाता है तो किस प्रकार की कार्रवाई का प्रावधान है?
देखिए, कोई इस प्रकार की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है कार्रवाई करने की, लेकिन कार्रवाई तो किसी भी तरीके से की जा सकती है। कार्रवाई तो एपिडेमिक एक्ट में भी की जा सकती है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट में भी की जा सकती है, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में भी की जा सकती है। तो कार्रवाई करने के लिए तो बहुत जो लीगल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क अवेलेबल है, लेकिन हमें ये देखना है कि भी मेन चीज़ ये है कि जो एक हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम पेशेंट्स के लिए यूज़ कैसे करें। हमारा जो ध्यान है उसकी तरफ ज़्यादा केंद्रित है, जिससे कि चाहे हम उनके साथ बातचीत करके, कम्युनिकेट करके, और अगर ज़रूरत पड़े तो इनमें से किसी भी प्रकार की जो लीगल इंस्टीट्यूशनल रेमेडीज़ हैं उसको इन्वोक करके, तो पेशेंट्स के लिए जो अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज़रूर यूज़ होना चाहिए। धन्यवाद अरोड़ा जी। तो ये हैं राजीव अरोड़ा जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं हेल्थ डिपार्टमेंट हरियाणा के। विस्तार से हर बात पर इनसे चर्चा की है। इन्होंने बताया कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं अगर मना करते हैं तो उनके लिए कई तरह के प्रावधान कानूनी रूप से भी हैं और राष्ट्रीय आपदा अधिनियम के तहत भी कार्रवाई का प्रावधान है। इसके अलावा हरियाणा सरकार पूर्णतः कटिबद्ध है। कोरोना से लोगों को बचाव के लिए हर प्रयास किए जा रहे हैं और जो पेशेंट्स हैं उनकी देखभाल के लिए भी व्यापक इंतजाम हरियाणा सरकार के पास हैं। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।